अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, मोटरवे जो रेप केस था उसके जो मरकज़ी मुल्ज़िम था शफ़क़त महमूद साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और शफ़क़त महमूद के जो लीड थी वो वकार ने लीड दी थी, जिसने ख़ुद अपने आप को सरेंडर किया था आके, और उसके बाद उसने बताया था कि शफ़क़त है। और शफ़क़त ने यह भी बताया कि शायद आबिद जो उसके साथ साथ लड़का था वो भी इस घिनौनी हरकत में मुलव्वस था। और ये एक यकीनन मैं इस बात को ये समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी है पुलिस की, क्योंकि अगर याद किया जाए तो ये 9 या 10 की रात को ये वाक़या हुआ था, और उसके बाद ये 3-4 दिनों में जो मेन कल्प्रिट है, मरकज़ी मुल्ज़िम जो है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और यकीनन क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस हमने देखा, ख़ास तौर पे मासूम बच्ची ज़ैनब का जो वाक़या था, जो कसूर में जो उसके साथ ज़्यादती करके और उसको मार दिया गया था, उसका भी जो मुल्ज़िम था उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था। आज शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बताया कि तकरीबन 1300 DNA टेस्ट हुए थे जो पंजाब फोरेंसिक लैब ने किए थे, और उसके बाद वो 1100 फोरेंसिक लैब के बाद कहीं पे जाके वो मैच हुआ था और उसके बाद उसको पकड़ा था। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यकीनन ये एक कामयाबी है पुलिस की। और जो दावे किए जा रहे थे पंजाब पुलिस से कि जी हम किसी भी तरह ये यकीनन एक ब्लाइंड रेप सीन था, क्योंकि वहाँ पे ना कोई कैमरे थे, ना कोई, एक सिर्फ और सिर्फ खाके तैयार करके दिए गए थे उस खातून की जानिब से जो बताया गया, और उसकी बेस पर फिर जियो फेंसिंग करते हुए और पंजाब पुलिस ने ये कामयाबी से पकड़ ली। अब इसमें टाइम जो लगा, कहा यह जाता है क्योंकि मुल्ज़िमान जो हैं वो फ़ौरन इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर निकल गए और अपने वो पुराने इलाकों, आबाई इलाके जो थे वहाँ चले गए, और इसके बाद फिर जिस तरह उनको ट्रैक किया गया और फिर वहाँ तक पहुँचे, और आज हमने ये सुना कि जी मरकज़ी मुल्ज़िम जो है शफ़क़त महमूद वो गिरफ़्तार हो गया। और ये यकीनन एक बहुत खुशी की बात है। अब देखना यह है कि आज कौमी असम्बली में ये भी बात हुई कि पनिशमेंट क्या दी जाए, और असद कैसर साहब, जनाब स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि उनको सरेआम फांसी दी जाए, तो तब इस तरह के जो क्राइम हैं वो उसमें कमी आएगी। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने भी इस बात का कह दिया, डिमांड कर दी, और उन्होंने कुछ जो है सूरा भी पढ़ के सुनाई, और हदीसों से भी उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि जी ऐसे मुल्ज़िम को सरेआम फांसी दी जाए। उन्होंने इसके हक़ में कहा। अब यकीनन इस पर बहस होनी है। आज स्पीकर असद कैसर साहब ने कह दिया कि कल जो प्राइवेट मेंबर्स डे है उसको भी हम इसी बहस के लिए जो है मुख्तस कर देंगे, और सेंस ली उन्होंने हाउस की, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कम से कम कोई लीगल स्टेप्स की तरफ बात को लेके जाएं, ताकि हम कोई कानून साजी की तरफ चलें और इस तरह के इक़दामात को, इस तरह के वाक़यात को रोकने की कोशिश की जाए। जनाब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, और उन्होंने यकीनन जो है बताया कि कितना कंसर्न था ऑपोजिशन को भी इस वाक़े पर, और फिर ज़्यादातर फोकस उनका उस अफसर पर रहा जिन्होंने वो स्टेटमेंट दी और उनके हवाले से बात की, और उसके बाद उन्होंने आखिर में डिमांड कर लिया कि जी ये हाउस एक कमेटी तश्कील दे जिसको कहा जाए कि दो पहलुओं पर गौर करे। एक तो ये कि जो लेटर्स आते रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स को आईजी की तरफ से कि जी यहाँ पे पुलिस की रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, और उसमें ताख़ीर क्यों हुई, उसको कंप्लीट वो इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरा उन्होंने कहा जो हाउस की कमेटी बने वो जो लाहौर के सीसीपीओ हैं, जिनको उन्होंने कहा कि बदनामे ज़माना को सीसीपीओ लाहौर लगा दिया गया, उनके बयान के हवाले से भी तकरीर जो है वो इन्वेस्टिगेट करे कि उन्होंने कैसे ये बयान दे दिया, और उनको अभी तक उनका क्लेम ये था कि उनको तो अभी तक अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन और ये हाउस की कमेटी जो है इन्वेस्टिगेट करे कि इस किस्म के बयान उन्होंने क्यों दिए, और एक बदनामे ज़माना सीसीपीओ लाहौर क्यों तैनात किया गया। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, अब फेटफ के मामले से जो है वो उसका इनिशियल इजलास शुरू हो चुका हुआ है,
आज, और उस पर अब क्या हुकूमत ने कानून साजी करनी है। कहा यह गया है कि एक हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों को दोबारा टास्क मिला है कि अपोजिशन के साथ करें और उसके बाद फिर ये मामला तय होना चाहिए। 20 सितंबर को APC भी है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा था कि आज शायद रात को जनाब शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी मतवक्के है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, रुकन कौमी असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज़ आपका ज्वाइन करने का। शैला रज़ा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कराची से मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमें आज आ गई हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब की। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आपका भी। अली, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन दुख और दर्द का जो इजहार किया, और लेकिन ज़्यादातर फोकस जो है वो फिर कहा यह जा रहा है कि सियासत ज़्यादा की गई, और यही देखने में मिला कि पिछले 4-5 दिन CCPO सिर्फ होती रही। हालांकि उनकी स्टेटमेंट से पहले ही ये मामला शुरू हो गए थे जब IG को हटाया गया था, और उसी तसलसल में फिर CCPO की जो एक स्टेटमेंट आई उसको भी रीज़न बना के उनके ख़िलाफ़। तो क्या डर खौफ है कोई CCPO से, या बस ये एक गलत तकर्री हुई है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई, आपने आज अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। देखें, मैं CCPO साहब के मामले के ऊपर बिल्कुल आ जाता हूँ, पर मैं उससे पहले जो आगाज़ करना चाहूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से करना चाहूँगा कि ये नहायत ही एक शर्मनाक वाक़या था, और इसको ही हम जितनी भी मज़म्मत कर सकें वो कम है। और हमें ये किस तरह से, ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है कि हमारे जो इदारे हैं वो इतने खोखले हो गए हैं कि उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद नहीं रहेगी कि अपने जो सिटीजन्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ठीक है, ये बुनियादी सोच है जिसके साथ शहबाज शरीफ साहब ने आज सारी की सारी गुफ्तगू की, और उसके अंदर यकीनन CCPO साहब का भी एक कंपोनेंट है, बिकॉज वो वहाँ पे शहर के अंदर अव्वलीन पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वहाँ पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर सकें। पर देखें, बात यह है कि आपको सारे के सारे निज़ाम को अगर ओवरहॉल करना है तो उसके लिए जो रोड मैप है ना, यकीन माने ज़मीर भाई, मुझे तो इस TV शो के ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इमरान खान साहब की पुरानी तकरीरें निकाल लें, आपको पूरे का पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि क्या गवर्नेंस के मेयार होने चाहिए और किस तरह से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होनी चाहिए। मुझे आप ये बता दें, उन्होंने क्या हमें ये नहीं बताया था कि जी सियासतदान जो है उसके सिर्फ 2 जिम्मेदारियां हैं अगर आपने पुलिस को ठीक करना है। एक तो ये है कि उसको डीपोलिटिसाइज कर दें, और दूसरा ये है कि वहाँ पे IG अपॉइंट कर दें ऑन मेरिट, और उसके बाद जो रिमेनिंग सारी प्रमोशंस या रिमेनिंग सारी ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स होंगी उस IG को दें, ताकि चेन ऑफ कमांड बड़ा क्लियरली इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, यही बयार बताया था ना। और जो उन्होंने अब IG जो अपॉइंट किए हैं, उनको आपको याद होगा 15 दिन पहले जब कामरान खान साहब का शो हुआ तो उनके बारे में तारीफों के पुल भी उतने कितने बांधे वो भी आपके सामने हैं। तो मुझे ये बता दें कि जो CCPO साहब की तैनाती है, उनकी जो क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन है, मैं आ जाता हूं उसके ऊपर बिल्कुल बात के ऊपर। मुझे बता दें, आपने जब एक IG को फारिग किया है एक CCPO की अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो मुझे बता दें जो अगला IG अब आपने अपॉइंट किया है वो पुलिस की चेन ऑफ कमांड पूरी तरह स्टीयर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? आपकी अकल मानती है सारी चीज को? आपने कप्तान निकाल दिया एक विकेट कीपर के पीछे या ओपनिंग बैट्समैन के पीछे अपने, तो इसके बाद तो आपने चेन ऑफ कमांड तो वहीं पे बर्बाद कर दी। ठीक है, तो आपका पुलिस के महकमे का जो हाल है या इनका जो एजेंडा है डीपोलिटिसाइज करने का, वो तो वहीं पे फ्लैट हो जाता है। अब आ जाए कि आपने CCPO साहब के अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं, तो मुझे बताएं कि अगर वो इतने ही अच्छे अफसर थे तो उसके अंदर जो ये अगस्त के अंदर प्रमोशन बोर्ड बैठा था जिसके अंदर 4 बड़े आपके IGs बैठे थे, चारों सूबों के, सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी, उनको जब सामने रखा गया तो इमरान खान साहब ने उनके बेसिस के ऊपर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया और उन्होंने कहा ये इस काबिल भी नहीं है कि इनको प्रमोट किया जा सके। इसी तरह ही है ना जी। वैसे उनका नाम इस अगस्त वाले में कंसिडर नहीं हुआ था क्योंकि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी, उनका जो केस था जो उनको सुपरसीड किया गया था, उसकी एक एप्लीकेशन आई थी जनवरी में जिसका जवाब जून में उनको दे दिया गया। अच्छा, दे दिया। और वो जो बेसिस बनाई थी वो 2014
14 एंड 15 की उनकी PER पर्सनल जो रिपोर्ट होती है कोई, उसमें क्या लिखा हुआ था? जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था, जरा मुझे बता दें। बिल्कुल जो बातें भी लिखी हुई है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो CCPO साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी डिसीजन लेना है, वो कंटेस्ट कर रहे हैं उस मेरिट की रिपोर्ट को। अब मुझे सिर्फ इतना, मुझे चले मैं आप ही से पूछ लेता हूं, मुझे ये बता दें कि अगर ये गलत फैसले हैं तो आप PMLN को इससे परेशानी क्या हो सकती है? अगर परेशानी होगी तो इनको अपने कारकर्दगी से नजर आ जाएगा कि जी सही डिलीवर नहीं कर रहे, लेकिन एक बात तो अप्रिशिएट करें कि जितना दावे किए गए थे उस हिसाब से, मतलब कल्प्रिट पकड़ के ब्लाइंड जगह में एक रेप होता है और उसको कल्प्रिट को पकड़ लिए। ये जो आप कह रहे हैं, बार बार आपने एक बात की कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को शायद शेख साहब से कोई घबराहट है। मुझे बताएं कि मुशर्रफ साहब का जब मार्शल लॉ लगा था यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या हमारी पार्टी को उन्होंने ख़त्म कर लिया? हमारे वर्करों को क्या वो तोड़ सके? अगर ये किसी एजेंडे के तहत आए भी हैं तो मुझे बताएं हमें इससे क्या घबराहट हो सकती है? हमें जो बुनियादी इशू है वो ये है कि इस मुल्क के इदारों को ये खोखला करते जा रहे हैं और ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। आपको लगता है कि किसी एजेंडे पे आए हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आए हैं, उसके ऊपर भी आ जाते हैं। पर अब आपने जो क्रेडिट दिया पंजाब हुकूमत को कि इन्होंने जो गिल्टी पार्टी थी या जो जिन्होंने ये क्राइम किया था उनको इन्होंने एप्रीहेंड किया है, तो उसके अंदर जो बुनियादी जिस चीज के ऊपर इन्होंने रिलाय किया है वो क्या है? वो एशिया की सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब जो पिछली हुकूमत के अंदर बन के गई थी। और मुझे खुशी है कि इन्होंने अच्छी चीजों को, नहीं हम सारी अवाम कौम थैंकफुल है उसके लिए। भाई दीज आर इंस्टीट्यूशंस जो इस मुल्क के इदारे हैं, तो हम जो गुजारिश कर रहे हैं वो ये है कि जो आप हमें लेक्चर देते थे कंटेनर के ऊपर इदारों को क्लेंस करने के लिए, डीपोलिटिसाइज करने के लिए, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए, उस मेयार के ऊपर हमें बता दें कि IG दस्तगीर साहब को निकाला क्यों गया और किस तरह से शेख साहब उसके ऊपर क्वालिफाई करते हैं। और क्योंकि आप इस किस्म के आप आगे लोग लेके आ रहे हैं, इसके अंदर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सेक्शन 780A का उन्होंने उन जो रेपिस्ट के ऊपर तो नहीं लगाया, पर जो मरियम साहिबा के जब एहतजाज के अंदर लोग आए थे पुरअमन, उनके ऊपर तो आते साथ आपने एक्शन ले लिया। तो क्या आपको एजेंडा क्लियर नहीं है? जहांगीर साहब जो शोएब साहब थे, दस्तगीर साहब, उन्होंने इस चीज को कंटेस्ट किया था, शायद मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चलें मैं जाना तो चाहता था शैला रजा साहिबा के सामने, लेकिन जरा पंजाब का मामला जरा सेटल कर लें तो उसके बाद फिर शैला साहिबा आपकी तरफ भी आता हूं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मुराद सईद साहब ने भी आज जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये जो एक खत था वो बहुत सारे खत जो कि NHA की तरफ से गए थे उनका जवाब था, जिसको बहुत ज्यादा प्ले अप किया जा रहा है कि जी क्यों नहीं लगाए गए। और मेरे सामने वो शायद खत अभी मौजूद भी हैं जो 2 सितंबर को भी गया नेशनल हाईवे अथॉरिटीज का जो फाइनल खत था, उससे पहले जो है वो अगस्त में जाते रहे हैं, 4 अगस्त को गया है, 7 अगस्त को गया है, और बेसिकली ये उस खत पे बेस कर रहा था जो कि जुलाई 2020 को गया था। और इसमें बहुत जगहों पे उन्होंने ये कहा है कि जी डिटेल्स दें हमें, क्या आपको डिटेल्स चाहिए, कितनी चाहिए, और इसका फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और वो पिकेट्स पोस्ट और कितनी मैनिंग चाहिए, पुलिस फोर्स कितनी चाहिए, वो सब हाईलाइट हुई थी इसमें। अब आप मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं हम, पंजाब पुलिस को भी मुबारकबाद देते हैं रिगार्डलेस के वो कौन लोग हैं क्या हैं, लेकिन जो जिस तरह उन्होंने मुजरिमों को पकड़ा है यकीनन वो काबिले मुबारकबाद हैं। अभी जो गुफ्तगू हो रही है, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि कमेटी बना दी जाए कौमी असेंबली में जो 2 पहलुओं पर गौर करे, एक तो CCPO साहब की स्टेटमेंट और उनकी तैनाती, और दूसरा जो है जो IG के लेटर्स थे कि जी हमें क्यों नहीं यहाँ पे पुलिस फोर्स दी गई। क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। और ये कोई मुबारकबाद का मौका नहीं है, ये बेसिकली ये हमारा फ़र्ज़ था, ये हमारी ड्यूटी थी। और ये मैंने पहले दिन से, जिस दिन से ये बदकिस्मत वाक़या हुआ, मैं उस दिन से एक औरत की हैसियत से यही वी आर ट्राइंग एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कि ये आखिरी वाक़या हो और हमने अब इंशाअल्लाह ताला प्रिवेंटिव्स पे जाना है। मैं एज ए ख़ातून इसका जो ट्रायल और इसकी सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उससे इसलिए मुतमिन हूँ कि हमने विक्टिम को मज़ीद विक्टिमाइज़ होने से बचाया। बहरहाल ये जो है ये रविश, और इसको हम आगे इंशाअल्लाह ताला स्टेट मुद्दई बने और हमारी जितनी बहनें और बेटियां उनकी इज़्ज़तों को महफूज करने का तरीका, एक तो कड़ी सज़ाएं जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, उसके बाद वो जो सिस्टम है सारा उसको वीमेन फ्रेंडली बनाना। तीसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी अली ने जैसे बहुत सारी चीज़ों का
मेरे भाई हैं छोटे, बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। मैं उनमें 2-3 बातों का ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। देखें, ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि एक हमारी बेटी जिसके साथ ये बड़ा सैड इंसिडेंट होता है, और आप ज़रा PMLN का नैरेटिव देखें, ये उसी पे चल रहे हैं जो इस हादसे से पहले इन्होंने शुरू किया था CCPO की तैनाती पे। ये बिल्कुल उसको चिपके हुए हैं एक फिक्रे को लेकर के। उसको हमने 12 कंडेम किया। इनके ज़माने में जिस तरह से पुलिस को ये जो PMLN का विंग बनाने में, गुल्लू भट्ट बनाने में भी हमारा ही रोल होगा। अब ये जिस तरह से एक नैरेटिव इनका था, मुझे क्यों निकाला, आज पेशे खिदमत है, उसको क्यों निकाला और उसको निकालो। भाई यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। आज इस मुल्क के अवाम वो बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ठीक है, ज़ैनब वाला वाकया बड़ा दिल दहला देने वाला था और इसका भी ट्रायल लोग देख रहे हैं और लोग देखेंगे। मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू इस तरह के कंपैरिजन्स में, लेकिन मैं एक औरत की हैसियत से, पाकिस्तान गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की हैसियत से, कि इसमें जिनके एंड पे भी जो नेग्लिजेंस हुई है उनको भी बिल्कुल जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की विल है और इंशाल्लाह हमने आज तक जो प्रॉमिसेस किए हम उस पर पूरे उतरे हैं और हम उतरेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के प्रिवेंटिव्स, कि इस तरह के वाक़े ना हों, और अगर गॉड फॉरबिड महज़ब माशरों में भी हो जाते हैं जहाँ पे औरतों के बहुत राइट्स अगर हो जाएं गॉड फॉरबिड, तो फिर उसके बाद इसी तरह ही जिसकी खुदा ना खास्ता ये जिसके साथ ये वाक़या हुआ हो, उनको हम ये सो कॉल्ड मीडिया, हम सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, और जिस तरह से जाके हर दिन एक तमाशा, वो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये हमारी ख्वाहिश थी कि इनको सीगा राज में रखा जाए, उसमें हम कामयाब हुए, और ताकि वो रोज जिए और रोज ना मरे और उसकी पूरी फैमिली की तशहीर ना हो। शहबाज शरीफ साहब की डिमांड कमेटी में उसकी वजह ये, शहबाज शरीफ साहब की डिमांड तो मैंने कह दिया ना, पहले था मुझे क्यों निकाला, उसको क्यों निकाला, अब इसको निकालें। ये ऐसे नहीं होता। देखिए मैं आखिरी बात करूं ना, कमेटीज की बात तब हो जब कोर्ट्स ने बुलाया, मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट इट। कोर्ट्स ने बुलाया CCPO साहब को। आज तक कोर्ट के किसी फैसले से हमने जुर्रत नहीं की हम डिफर करें। कोर्ट्स अगर उनकी माफी को एक्सेप्ट करेंगे हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर कोर्ट्स उनकी माफी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो हमें कोर्ट्स ऑर्डर करेंगे हम करेंगे। लेकिन एक आदमी, एक शख्स, ठीक है उसने बहुत बेहुदा बयान दिया, मैं मानती हूँ, और हमने कंडेम भी किया, वो बेतुकी बात थी, और अगर उनको बोलने का सलीका नहीं है किसी भी अहम ऑफिशियल को, तो वो खुद ना अपने स्पोक्स पर्सन से बात कराए। मैंने बारहा इस बात को खुद भी कंडेम किया। लेकिन क्या इस वाक़े का सारा मुझे ये बताएं, पंजाब पुलिस ने, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अभी इस हद तक तो वो कामयाब हुए हैं कि बेहतरीन तरीके से वो उन्होंने अपने फराइज़े मंसूबी को, आप एक बात को लेके उसको तोड़, हाँ जी, प्रोफेशनल तरीके से किया जिन्होंने किया है। CCPO को चले छोड़ दें, बाकियों को तो एप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमें विरासत में मिला है, ये गला सड़ा पुलिस निजाम, ये गला सिस्टम। और अगर CCPO देखें, जिस बंदे ने हलफ उठा के कह दिया कि मैंने बिल्कुल अपनी बेटी, अपनी बहू समझ के कहा, हमने फिर भी माइंड किया। यू आर नोबडी टू दरगुजर कर लेना चाहिए। लेकिन चले, बिल्कुल मतलब पॉलिटिशियंस की डिमांड है और वो भी मेरे ख्याल में उनका भी राइट है कि वो ट्रायल में जाएं। बिल्कुल, अभी मुझे कब्जा माफिया की बात की है। बिल्कुल मुझे शैला रज़ा साहिबा की तरफ जाना है, लेकिन माजरत से अभी ब्रेक का वक्त हुआ है। शैला रज़ा साहिबा, मैं आता हूँ आपके पास ब्रेक के बाद, इस पर आपसे भी कमेंट लूंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहिबा, आपने गुफ्तगू सुन ली, हुकूमती मौक़िफ़ भी सुन लिया। यकीनन बहुत तकलीफ दे वाक़या था, और फिर उसके बाद कराची में भी एक बहुत ही मासूम बच्ची मरवा के साथ भी बहुत ही तकलीफ दे वाक़या, और वो मतलब रूह को हिला देने वाला, और कोई भी बाशऊर शख्स जो है वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है वो वाक़या। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह आज असद कैसर साहब ने, नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग सेशन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत, फांसी, और वो भी सरेआम दी जाए। डू यू एग्री टू दिस? जी शैला रज़ा साहिबा, शैला रज़ा साहिबा, मेरी वो बहुत जी सजा हो जाए, जल्दी हो जाए जी। मैं इस बात से दो राय नहीं रखती कि किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, वो हरगिज ये नहीं चाहती कि इस तरह के भयानक वाकयात जो हैं
उसके दौरे हुकूमत में या उसका दौरे हुकूमत ना हो, ये वकूफ़ पज़ीर हो। लेकिन में ये वाक़यात बढ़ गए हैं। आज बार में ही है कि सिर्फ एक दिन में पंजाब में 10 वाक़यात हुए। ये 10 वाक़यात सिंध में भी हो सकते हैं। ये जुर्म करने वाले का अपना मूड है कि वो किस वक्त कर ले, हम इतने बेबस हैं। और हम इसलिए कि हम ये देखते हैं कि क्योंकि मैं खुद वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हूँ और मेरे पास रोज का ये मसले हैं। मतलब एक औरत की FIR भी कटवाओ तो भी मुश्किल है। उसके लिए फैसला लेने जाओ तो बड़े अजीब से फैसले आते हैं। MLO पहले क्यों गया, FIR पहले क्यों नहीं हुई, FIR पहले क्यों हो गई, MLO क्यों नहीं हुआ, मारा गया है तो कोई गवाह क्यों नहीं है, और ये बार बार कपड़े क्यों बदले और हड्डी नहीं टूटी तो कोई सजा नहीं है। तो जहां मुल्क में सजा पर और इस पर प्रॉपरली अमल नहीं होगा वहां जराइम बढ़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल सजा तो हो, लेकिन स्पीडी जो है वो ट्रायल होना चाहिए। अब जैसे कि हम 2 जगह देख रहे हैं, बच्ची मरवा जो है उसके केस में भी और इसमें कि DNA मैच हो गए हैं, और जो कुछ टेस्ट होंगे केमिकल टेस्ट वो मजीद मतलब 15 दिन में हो जाते हैं तकरीबन। तो इसको स्पीडी करें और निशाने इबरत बनाएं तो हम एक बेहतर उसमें आ जाएंगे। सही, मतलब लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये क्योंकि इस पर बहस होगी और बहुत ज़्यादा बहस होगी कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ज़ैनब केस में शायद इट वाज नॉट अलाउड, मतलब इनकार कर दिया गया था कि ना की जाए। तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, जो स्टडी है वो ये बताती है कि इस तरह से पब्लिक हैंगिंग करने से या बरसरेआम कोड़े मारने से, इससे जो है एक मुतशद्दिद सोच जो है जन्म लेती है और माशरे में तशद्दुद के रुझानात बढ़ते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये स्टडी है और इसकी वजह से ये कहा जाता है कि बरसरेआम नहीं किया जाए। लेकिन क्योंकि ये मुस्तनद स्टडी है, इसको देखते हुए क्योंकि हम भी एक महज़िब माशरे की तरफ सफर करना चाह रहे हैं तो मुखालफत की जाती है। लेकिन अगर ये निशाने इबरत बन जाए ना कि इस तरह के लोगों को जल्दी सजा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। स्पीडी जस्टिस इज द मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज से 3 साल पहले 2-3 लड़कियों पर एसिड फेंका गया था। वो मुकदमा बस चल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आई अंडरस्टैंड शरारा साहब, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। इट्स वैलिड के जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम जब से होश संभाला है तब से ये सुनते आ रहे हैं, और यकीनन अगर सजाएं दी भी जाएं और बहुत ताखीर से दी जाएं तो उनका फिर उस तरह फ़ायदा जो है नहीं होता। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फेटफ के हवाले से इजलास जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और पाकिस्तान ने अभी कुछ अहम जो है वो कानून साजी करनी है। इसके लिए अली परवेज़ मलिक साहब, अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की तरफ से इतलात आ रही हैं कि एक नई कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और जिसमें असद कैसर साहब भी अपना रोल प्ले करेंगे जो स्पीकर हैं, फिर परवेज़ खटक साहब को भी कहा गया है, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, बिकॉज ये तीनों बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। ये आप लोगों को अप्रोच करेंगे। अभी क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी? आप पार्लियामेंट के सेशन से आ रहे हैं, अभी वहाँ पे ये जॉइंट सेशन का भी शायद रेजोल्यूशन जो है वो मूव हो चुका हुआ है। ज़मीर भाई, मैं आपके सवाल पे आने से पहले जो गुफ्तगू पहले हो रही थी उसके ऊपर ब्रीफली कमेंट जी प्लीज़। मेरे लिए काबिल एहतराम है मुसर्रत जमशेद चीबा साहिबा, हम एक ही हलके से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जो एक औरत होते हुए इसको जिस तरह से डिफ्लेक्ट या डिमीन करने की कोशिश की ना कि ये एक जुमले की हद तक बात थी। नहीं, उन्होंने तो जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने CCPO साहब के हवाले से जो लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरी अर्ज तो सुन लें। उन्होंने कहा कि एक जुमले के पीछे लग गए। उन्होंने बिल्कुल उसको बाद में कंडेम किया। मैं मानने को तैयार हूँ, मेरी बात सुन लें। बात यह है कि जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं ना, वो आपका माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। और उसके बाद मुझे ये खुद बता दें कि हमारे शहर की कोई खातून 12 बजे के बाद अपने घर से निकलने के बारे में सोच भी सकती है? मुझे इनसे ये भी पूछ के बता दें क्या ये स्टेटमेंट सेक्सुअल हरासमेंट के ज़िम्रे में नहीं आती? इन्होंने औरतों के लिए जो ऑप्शंस थी या जो अल्टरनेटिव्स थे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दिए स्टेटमेंट के बाद? जब वो सोचेंगे कि जो हमारे मुहाफिज हैं वो समझते हैं कि हमें 10 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए,
चाहिए, हमारा पेट्रोल खत्म हो जाए तो हमें रेस्क्यू नहीं करना चाहिए, तो ये नामुनासिब है। इसके जहां पे कंडेम इन्होंने किया वहां पे बात छोड़ देती तो मैं ज्यादा खुश होता। अब आपने जो बात की कैपिटल पनिशमेंट की, देखें ये शैला रजा साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके अंदर मुहज़्ज़िब जो हमारे मुल्क हैं उनके अंदर ये बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि सेवेरिटी से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फियर ऑफ डिटेरेंस हो। उनको ये पता हो कि हमारे इदारों के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो फौरन ही मुल्जिम को एप्रीहेंड कर सकते हैं। और उसके लिए आप इमरान खान साहब और जो हम बयानियां लेके आगे चल रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो ज्यादा हम इस किस्म के क्राइम्स जो हीनस नेचर के हैं उनको रोक सकेंगे। क्योंकि हम सब भी माओ बहनों बेटियों वाले हैं, हम सबको तकलीफ है, पर हमें इस चीज को खत्म करना है। ये नहीं करना कि इसका कोई सर्कस बना के ग्लैडिएटर्स की तरह यहाँ पे कोई काम शुरू कर दें। मैं करूंगा कि पंजाब हुकूमत ने कम से कम देखें सोशल मीडिया पे उस खातून की पिक्चर नहीं आने दी, बहुत सारी चीजों को रोका है और जिसमें मतलब नेम एंड शेम वाला मामला नहीं। बहुत अच्छी बात है, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया है, पर वो जो हमारे जो यहाँ पे ये जिन्होंने क्राइम किया था उनकी किस तरह से फोरेंसिक लैब से आइडेंटिफिकेशन इन्होंने लीक कर दी और उसके बाद बंदे भाग गए कि पुलिस पहुंच रही है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा सोल सर्चिंग कर लें। बट पहली जो आपने अप्रिसिएशन की, मैं भी बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं कि विक्टिम की इन्होंने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखा, अच्छी बात है। अब आप आ जाएं कि जो फैटिफ की लेजिस्लेशन होनी है, देखें जमीर भाई, हमारी जो ऑपोजिशन इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी जो है उसने हर लम्हे के ऊपर जब पाकिस्तान के लिए कोई एग्जिस्टेंशियल चैलेंज आया है तो हमने अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट इनको एक्सटेंड की है। आप देख लें जब अभिनंदन साहब का वाकया आया, कौन सी ऑपोजिशन पार्टी ने उसके ऊपर इनके हुकूमत को साथ अपने खड़े होने की, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी ये शराइत है, हम फिर खड़े होंगे। उस कमरे के अंदर जब सर्विसेज चीफ सारे मौजूद थे, किसकी कुर्सी खाली थी मुझे आप ये बता दें। आर्टिकल 370 का मामला आया, ऑपोजिशन ने कोऑपरेट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। फैटिफ का मामला आया, 5-6 बिल पास हो चुके हुए हैं अनकंडीशनली ऑपोजिशन की मदद के साथ। आपको जो समझने की जरूरत है कि ये दो बिल जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड ये क्यों फंस गए हैं, आपको समझना ये पड़ेगा कि जी देखें फैटिफ के अंदर हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट के अंदर है, बिकॉज अगर ब्लैक लिस्ट होता है तो हमारी इकोनॉमी को जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश होंगे हम उनको नहीं बर्दाश्त कर सकते। पर गुजारिश ये है कि आप फैटिफ की गार्ब के अंदर आप ऐसे कानून नहीं पास कर सकते कि 90 दिनों के लिए आप अपने सिटीजन्स को गायब कर दें और आप ये अथॉरिटी दे दें कि जी उनको नहीं, रिमांड तो देखें आप कोर्ट से जाके लेंगे, आप तो कॉग्निजेबल आपने कहा है कि जी इन्वेस्टिगेटर लॉ जब आ जाएगा उसकी इंटरप्रिटेशन आप अदालतों में भी जाके करवाएंगे और उसके ऊपर अमल नहीं। उसके अंदर लिखा हुआ है सर कि फॉर 90 डेज आपका जो भी सिटीजन होगा अभी भी ये बोन ऑफ कंटेंशन है। बिल्कुल है, अच्छा चलें, बिल्कुल है। देखें हमने इनको जो बताया, फिर दोबारा भी आपसे मैं पूछ लेता हूं, मैं जरा मिलता हूं मुसरत जमशेद चीमा साहिबा की तरफ। मुसरत साहिबा, अभी इतलात ये हैं कि जी अपोजिशन को भी अप्रोच किया जा रहा है और क्योंकि बड़ी इंतहाई क्रूशल लेजिस्लेशन है, तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह का माहौल बना हुआ है इसमें PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट करेगी या फिर वही जॉइंट सेशन पे ही काम जाएगा? देखें, सबसे पहले तो ये कि एज ए पाकिस्तानी हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद हमारी वाबस्तगी अपनी अपनी सियासी जमातों के साथ है। तो एज ए पाकिस्तानी जो भी ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचेंगे तो उस हिसाब से ये फैसला कर लेंगे। एंड दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, ये जो लेजिस्लेशन है, जितनी भी इवन लेजिस्लेशंस हैं, ये पाकिस्तान के लिए और उसकी आवाम के लिए, ना कि किसी एक ख़ास जमात के लिए। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भी नहीं देखेंगे कि वो कोई ऐसी लेजिस्लेशन करे जो उन्हें सूट करती हो। हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हम ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे और इट्स बेटर फिर मीडिया और आवाम को डिसाइड करें कि किसका क्या रोल हर एक उस चीज़ में रहा। उसके बाद अभी मेरे भाई ने जो बताई ना बात के वो CCPO के बारे में कि मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ, मैंने कभी किसी टॉक शो में एक लफ्ज़ भी उनको डिफेंड नहीं किया। ये माइंडसेट है मेजॉरिटी ऑफ मैन इन पुलिस, इन पॉलिटिक्स, इन मीडिया, एवरी और हर जगह पे इसी तरह का एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम, मेरा ये मानना है कि हम इन लोगों को डिस्करेज करें, इस माइंडसेट को डिस्करेज करते हुए हमने या तो हम टोटल फायर कर दें ना उनको और फिर उसके बाद एक नई लॉट ले आए। और सबसे एक और इनकी जो पार्टी का जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव इस हादसे से पहले शुरू हुआ है। प्लीज डोंट मिक्स
ये सीसीपीओ की बिल्कुल सही। वो आईजी साहब की ट्रांसफर पे इनके 2 लीडर चले गए, साहब को निकाला क्यों है? चले वो अब मुझे अभी कहा जा रहा है क्योंकि फिर इस दफा शैला रजा साहिबा, ब्रेक के बाद आपकी तरफ भी आऊंगा, फेटफ पे भी पूछेंगे, और फिर जो अली परवेज मलिक साहब के आईजी साहब को चार्ज किया था इमरान खान साहब के शो के बाद 15 दिन में ऐसा क्या हो गया? चलें अभी ब्रेक के बाद ये पूछ लेते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। शैला रजा साहिबा, फेटफ के हवाले से पीपल्स पार्टी, हमने पिछले हफ्ते सुना था कि शायद थोड़ी सी जरा उनके रवैये में नरमी आई है। आपको क्या लगता है कि ये अब स्मूथ सेलिंग होगी इस लेजिस्लेशन में? अच्छा देखिए ज़मीर, पूरा पाकिस्तान के जो शख्स भी थोड़ी बहुत शुद्ध रखते हैं सियासत से, वो चाहते हैं कि हम सब ग्रे लिस्ट से निकल आए, क्योंकि 2 साल में ये जरूर हुआ है कि मईशत हमारी नेगेटिव हो गई है और हमें और बड़े मसाइल भी आएंगे। लेकिन अगर एक पहले ही से मुतनाज़ा नैब का कानून है जो कि आईने पाकिस्तान की बुनियादी शिकों से मुतसादिम है कि उसमें 90 दिन का रिमांड है, जो कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ है, ये उसकी आड़ लेकर हम फेटअप की आड़ लेकर अगर हम ये करना शुरू कर दें कि 90 दिन का तो रिमांड भी लिया जा सकता है और फिर मजीद 90 दिन के लिए आप उसके और डिटेंशन कर सकते हैं, तो ये 6 महीने की जो मिसिंग आप पर्सन बना देंगे किसी को, हम इसमें हरगिज नहीं आएंगे। अगर आप कहते हैं कि हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि हमें एनआरओ चाहिए, तो आप एनआरओ दे नहीं सकते, वो आपको खुद भी मालूम है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो आपको कहना चाहिए कि बैलेंस्ड लेजिस्लेशन करनी चाहिए, सेकंड जो है वो आपको नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना चाहिए। मुल्क में हेट स्पीचेस बढ़ रही हैं, मुल्क में तफरकाबाजी शुरू हो चुकी है। पेशावर के थानों में इन्फ्लुएंशियल लोग बैठकर केपीके के वहां पे की पुलिस को के बजाय खुद इस तरह से सही, मतलब आपका कहना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये कानून साजी नहीं, कुछ और भी बहुत से इकदाम उठाने पड़ेंगे। कानून बहुत है हमारे पास, लेकिन आपको नेशनल एक्शन प्लान पर काम करने की बहुत, फिरकाबाजी को रोकना होगा, फिरकाबाजी को रोकना पड़ेगा। जी जुलूस निकला है, सही, तारीख में नहीं निकला। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अली परवेज मलिक, आप ये बिल्कुल हो गया। एपीसी के हवाले से आज सुना इतला ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात मतवक्के थी, शायद अभी आपने बताया कि वो नहीं हो रही, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। एपीसी में अब क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा आइंदा, क्योंकि अब लेजिस्लेशन तो फेटफ की पहले हो जाएगी शायद एपीसी के इजलास से, तो आइंदा का क्या लाया अमल होगा? देखें, पर आपने, मैं एपीसी का जवाब बिल्कुल दूंगा, पर आपने मुसर्रत साहिबा से उनकी बारी में ये पूछना है कि दस्तगीर साहब को निकाला क्यों गया और ऐसा क्या वाकया हुआ था। कामरान खान साहब का शो जो 15 दिन पहले वजीर आजम साहब के साथ हुआ था और उनके डिस्चार्ज के अंदर ऐसा क्या मामला था कि उनको निकाला। अब आ जाए एपीसी के ऊपर आ जाए। देखें, हमारा ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जी ये जो पिछले 2 साल के अंदर जिस बुरी तरह से ये एक्सपोज हुए हैं हर फ्रंट के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, फॉरेन पॉलिसी, अब ये नागुजीर बन गया है कि सारी की सारी जो मुहिब्बुल वतन फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा किया जाए और इन हुक्मरानों से जान छुड़ाई जा सके। के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग आइन के अंदर, सर देखें, डिफरेंट व्यूज तो हर पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं, पर हमारा कायद मियां नवाज शरीफ है, यहाँ पे प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब खुद हमारे डेलीगेशन को लीड करेंगे। और नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं अपनी बात करूंगा, उसके बाद बात करेंगे। अपना वो लीड करेंगे और वहां पे जाके एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इनसे छुटकारा हासिल करें। और मैं आपको मैं वो पूछ लूं, आपने जो कहा, मैं आपको ये अश्योर कर दूं, लश्कर कशी बिल्कुल नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कपड़े नहीं सुखाए जाएंगे, पीटीवी के ऊपर धावा नहीं बोला जाएगा, हुंडी के तरीकों की आईनी तरीके से, आईनी तरीका यहाँ पे धावा पीटीवी के ऊपर नहीं बोला जाएगा, जमहूरी और आईनी तरीके, जमहूरी और आईनी तरीके से है कि इन नालायकों और बदनीयतों से जान छुड़ाई जा सके। चलें, मुसर्रत साहिबा मुझे क्विकली जवाब दे दें। एक तो ये जो इन्होंने मतलब कि जी कोई किस्म का नहीं होगा, बहुत आईनी और जमहूरी तरीके से आप लोगों के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी। और दूसरा, आईजी साहब को क्यों निकाला, क्योंकि क्यों निकाला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीएमएल। बिल्कुल पूछिए जी, बिकॉज़ हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करते हैं। इनको सबसे पहले तो मुझे एक क्यों और याद आ गया कि हमने एक पेशेंट जिसके प्लेटलेट्स 2000 से कम थे, हमने उसको बाहर क्यों भेजा। देयर आर मैनी क्यों जिसका हमारे पास भी जवाब नहीं है। दूसरा, ये उसी तरह का मुहज़्ज़ब मार्च होगा जो आपके नैब के ऑफिस के बाहर मैडम मरियम ना पत्थर और फूल लेके माशाल्लाह बरसाने आई थी। और दूसरी बात, जहां तक, हाँ देखें,
नहीं, जमहूरियत राय इनके कहने से क्या होता है, लेकिन बड़ा अच्छे से झूम झूम के जनाजे पहले भी निकाले हैं मरियम ने। आईजी साहब के साथ चार्जशीट किया थी, क्विकली मेरे पास लास्ट 30 सेकंड। वो नहीं जवाब मिलेगा। नहीं नहीं, दे देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि कई ऑफिसर्स आए, कई जाएंगे, और इनको भी इनको इतनी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा चलिए, डीपीओ पाकपतन का ही बता दें, इसको क्यों निकाला था? डीपीओ पाकपतन क्यों निकाला? डीपीओ पाकपतन पे इस्लामाबाद को क्यों निकाला? बात बहुत दूर तक चली गई है। आपने कहा कि मरियम साहिबा ने पत्थर फेंके, 2000 पेशियां उससे पहले हुई, क्यों एक गमला नहीं टूटा। मुझे बताएं कि मरियम साहिबा से इतनी घबराहट क्यों होती है आपको? बहुत पुलिस को वहां पे दे देती है। नाज़रीन, यकीनन क्यों निकाला जो है वो एक अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उसका जवाब हमें नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, मसरत जमशेद साहिबा, शैला रजा साहिबा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।